अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे। हमने इससे पहले देखा था कि न्यूट्रॉन कुछ जैसे रिएक्शंस हैं उनके लिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। जैसे फिशन इटसेल्फ, यूरेनियम के साथ जो फिशन होता है उसमें जो 3 न्यूट्रॉन लिबरेट होते हैं, उन तीनों में से हम चूज़ करते हैं एक न्यूट्रॉन को, फिर उसको स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन करने के लिए हम उसे किसी मॉडरेटर के साथ कोलाइड कराते हैं। मॉडरेटर एटम डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे जो रिएक्टर्स हैं उनमें मोस्टली DO2, हैवी वाटर, कार्बन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। ये इनके साथ कोलिजन करवा के हम न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं अप टू द एनर्जीज ऑफ लाइक 0.025 MeV। में ख्याल है ये सबसे कम एनर्जी के न्यूट्रॉन जो थे वो थे। कैटेगरी में देख लीजिएगा। 2 MeV के एवरेज ये हमारे पास ये न्यूट्रॉन आ रहे हैं, जिनको हम मॉडरेटर के साथ कोलाइड करवा कर 0.025 MeV आई थिंक एपीथर्मल या उस रीजन में फॉल कर रहे हैं ये। इलास्टिक स्कैटरिंग, अब ये यानी न्यूट्रॉन और जो टारगेट न्यूक्लियस है उसके बीच में इलास्टिक स्कैटरिंग होगी और न्यूट्रॉन जो है वो स्लो डाउन होगा। ठीक है, तो फास्ट न्यूट्रॉन एट रेस्ट मॉडरेटर लेबॉरेटरी फ्रेम में हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमारा जो टारगेट न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है। उसके साथ कोलिजन के बाद टारगेट न्यूक्लियस रिकॉइल मोमेंटम लेगा कुछ और ये न्यूट्रॉन जो है वो स्लो हो जाएगा। In order to find the amount of energy that neutron loses in a single collision can be calculated by using two reference frames as defined below. फर्स्ट वन इज़ लेबॉरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि हम टारगेट न्यूक्लियस को रेस्ट पे कंसिडर करते हैं। इनकमिंग न्यूट्रॉन आ रहा है फॉर क्लूजन के बाद अगर आप डायग्राम से हम देख लेते हैं कि ये आपके पास लेबॉरेटरी फ्रेम में इनकमिंग न्यूट्रॉन आ रहा है विद वेलोसिटी V0 इनिशियली, और जो मॉडरेटर एटम है उसकी वेलोसिटी 0 है। टारगेट न्यूक्लियस जो है वो 0 वेलोसिटी के साथ रेस्ट पे पड़ा हुआ है और सेंटर मास फ्रेम रेफरेंस में। अच्छा, आफ्टर क्लूजन क्या होगा, यहाँ पे आ जाए। आफ्टर क्लूजन में क्या होगा कि आपके पास ये था ना वेलोसिटी V0 और मास m। अब आपके पास ये होगा कि वेलोसिटी इसकी हो जाएगी V1। यानी लेबॉरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियली वेलोसिटी V0 थी, इसकी वेलोसिटी नहीं थी। फाइनली इसकी वेलोसिटी होगी V1 और जो मॉडरेटर एटम है वो वेलोसिटी V2 के साथ स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ये इस वेलोसिटी के साथ, और ये यानी ये डॉटेड लाइंस हैं, ये हमारे पास लेबॉरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आफ्टर क्लूजन की लाइंस हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे अपनी जो कैलकुलेशन है उसकी उस थोड़ा उसमें इजी करने के लिए। तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि ऑफ कोर्स आपका जो न्यूक्लियस है वो भी अब मूव कर रहा होगा। इनकमिंग पार्टिकल मूव कर रहा है, न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास जो है वो हम कहते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास जो है उसकी मूवमेंट बेसिकली देखते हैं। हम सेंटर ऑफ मास को मूविंग कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक यानी ये वाला पार्टिकल ही मूव कर रहा है, बट इधर हम क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी मोशन जो है उसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। हमारा जब उसको हम देखते हैं तो न्यूक्लियस भी मूविंग फील होता है और इनकमिंग पार्टिकल भी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का वो जैसे ये करीब आएगा तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो जब हम इसको मूवमेंट इसकी कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ मास की, तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी हमें मूव करता हुआ मिलेगा। एक जो प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है वो ये कि इनिशियली और फाइनली जो वेलोसिटीज़ हैं वो सेम रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ऑल्सो जो हमारी वेलोसिटीज़ जो हमारे मोमेंटम होते हैं इनिशियली और फाइनली वो भी सेम होते हैं कि दोनों पार्टिकल जो है वो इन्वर्स लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर आ रहे हैं, और कोलिजन के बाद वो ऐसे ऑपोजिट टू ईच अदर मूव करते हैं। मोमेंटम्स एंड वेलोसिटीज़ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिमेन्स सेम। In the laboratory coordinate system, before the collision, the neutron of mass m moves with velocity V0 towards the nucleus of mass capital M, which is assumed to be at rest. Total linear momentum of the colliding particle is 0 in center of mass of, ठीक है, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनका इनिशियली जो मोमेंटम है वो 0 है। जबकि अगर हम लेबॉरेटरी में देखेंगे तो हमारे पास कुछ मोमेंटम आएगा जो कि इनकमिंग पार्टिकल का होगा टारगेट न्यूक्लियस स्ट्रेस पे। इफ़ वी सी विद द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दिस सिस्टम, यानी वी सी जो है हमारे पास सेंटर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी है जो इनकमिंग न्यूट्रॉन है उसकी, देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये कह सकते हैं कि जी इनकमिंग पार्टिकल जो है, अच्छा इसको ज़रा करेक्ट कर लें कि इनकमिंग पार्टिकल वेलोसिटी V के साथ आ रहा है, इसको ज़रा ठीक कर लें, यहाँ पे ये V होगी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में
जो हमारी वेलोसिटी है वो न्यूट्रॉन का मास m, उसकी वेलोसिटी vc, टारगेट न्यूक्लियस का मास कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी कैपिटल V, ठीक है। सो ये कैपिटल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूक्लियस की वेलोसिटी है, जो कि वहाँ पर रेस्ट में नहीं है, ठीक है। इधर ये रेस्ट पे नहीं है, देयरफॉर इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पे तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियली इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो यहाँ पे ये V जो थी वो 0 थी, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं थी, यहाँ पे वेलोसिटी है। सो VC जो है वो इधर है वेलोसिटी। सो ये इस तरफ आ रहा है विद मास M, ये इस तरफ जा रहा है विद कैपिटल M कैपिटल V, तो दोनों जो है ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मोमेंटम है इनिशियल और फाइनल दोनों केसेस में ज़ीरो होगा। सो ये दिस विल बी इक्वल टू दिस विद नेगेटिव साइन, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि MVC इक्वल्स कैपिटल M टाइम्स V, और यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू हमने ये वाली निकाल ली। इस इक्वेशन को हमने 6.4 इक्वेशन नंबर का है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर नंबर 6.6 जो कि हमने ये वाली देखी है, that the velocity of target nucleus in the center of mass frame of reference is equal to opposite to the velocity of center of mass coordinate system in the laboratory coordinate system. That is जो हमारा अब यहाँ पे देखो, इस सिंपल एक मैं आपको इंट्यूशन बताती हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर इस मास की वेलोसिटी है, जब हम सेंटर ऑफ मास में देखते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास को भी मूविंग कंसिडर कर लेते हैं और उसके साथ ये भी मूव करने लग जाता है। तो बेसिकली तो एक्चुअली हम लेबॉर्ट्री फ्रेम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और मूव सिर्फ न्यूट्रॉन कर रहे हैं, तो हम इसी वेलोसिटी को स्प्लिट कर देते हैं, यानी इसमें से कुछ वेलोसिटी हमें इन दोनों को आप समझो दे देते हैं, इनकी कंसिडर करने लग जाते हैं। सो यानी जो हमारा V0 है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो यानी लेबॉर्ट्री फ्रेम में जो इनिशियल वेलोसिटी थी न्यूट्रॉन की, दैट इज़ इक्वल टू the velocity of neutron in laboratory frame of reference in center of mass frame of reference plus the velocity of nucleus in center. So center of mass frame of reference में इन दोनों की combined velocity basically initially जो laboratory frame में सिर्फ न्यूट्रॉन की velocity थी उसके बराबर है। कहते हैं putting the value of capital V in equation number from equation 6.4, so 6.4 से इस capital V की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा VC M इंटू VC ओवर कैपिटल M, और यहाँ से इधर M को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये कैपिटल M इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ गया आपके पास, यहाँ से VC हमारे पास आ गया इसके बराबर। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ VC इन क्वेश्चन नंबर 6.4, वहाँ से कैपिटल V भी आ गया, ठीक है, VC भी आ गया और कैपिटल V भी आ गया, तो ये आ गया कैपिटल V। अब यहाँ पे एक फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं हम, और इस फैक्टर का बाद में जाके देखेंगे क्या फ़ायदा होता है कि हम कह रहे हैं कि लेट्स से द मास ऑफ मॉडरेटर एटम कैपिटल M टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमने एक फैक्टर डिफाइन किया कि दिस इज़ इक्वल टू A, ठीक है। लेट A बी द रेशो ऑफ मॉडरेटर मास टू द न्यूट्रॉन मास, ठीक है। सो इसको हम डिफाइन करते हैं A, तो इसका मतलब है कि यहाँ M ओवर कैपिटल M है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर A, ठीक है। और ये जो कैपिटल M V0 स्मॉल m और कैपिटल M है, इसमें से अगर हम कैपिटल M जो है उसको साइड पे निकाल लें और उसको नीचे ले जाएं तो यहाँ पे भी कैपिटल M आ जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल M आ जाएगा, तो ये स्मॉल m ओवर कैपिटल M और ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस टाइप का। ये देखें कुछ इस तरह हमारे पास ये स्मॉल m ओवर कैपिटल M आपके पास 1 ओवर A बन जाएगा, ठीक है, V0 ओवर दिस प्लस 1, और यहाँ से फर्दर A को इधर ले आए उठा के, तो ये आ जाएगा। सो कैपिटल V जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली, ठीक है। सो ये था कैपिटल V आपके पास, क्योंकि जब आप A को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी एक 1 ओवर A था ना वो, और यहाँ जो A था ऊपर चला जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप करके देखिएगा, ईजी है। और जबकि VC में आपके पास ये था, तो इसमें आपके पास A जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो ये इस वाले में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m ओवर कैपिटल M है, इस वाले में जो है ऊपर चला जाएगा। सो यानी ये VC को और कैपिटल V को, VC क्या था, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर कोलिजन, और ये थी जी न्यूक्लियस की वेलोसिटी। तो ये हम इन दोनों को A की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और दोनों जो है वो किस टर्म में है, V0 की फॉर्म में है, यानी V0 की टर्म्स में है। V0 is the velocity of neutron before collision in laboratory frame.
The law of conservation of energy follows that the speed of colliding particle are not changed after the collision in center of mass. ठीक है, तो after the collision speed of दोनों पार्टिकल की जो स्पीड है यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूट्रॉन की स्पीड है वो वी सी ही रहेगी, जो उसका न्यूक्लियस है उसकी स्पीड कैपिटल वी ही रहेगी। तो यहाँ से हमने कहा था कि जी ये डॉटेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं लेबॉरेटरी फ्रेम में आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ हैं उनको। तो ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यही वाली वेलोसिटी इनिशियली भी थी, यानी न्यूट्रॉन जो था वो वी सी के साथ आ रहा था, अब वो स्कैटर हुआ है तो वी सी के साथ ही हुआ है। इसी तरह न्यूक्लियस जो था वो इस तरफ से आ रहा था पहले कैपिटल वी वेलोसिटी के साथ, और अब वो इस तरफ स्कैटर्ड हुआ है कैपिटल वी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सो वेलोसिटीज़ सेम रहती हैं सेंटर ऑफ मास में। इफ़ द न्यूट्रॉन मूव्स एट एन एंगल ऑफ फाई विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन to conserve total momentum, the nucleus must move off at an angle of 180 plus 5। ठीक है, सो ये इनिशियली चूँकि ये दोनों इस तरह कह रहा है कि 0 डिग्री पे आ रहे थे, मोमेंटम आपस में इक्वल थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम 0 था। तो कहता है फाइनली भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमारा अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो यानी अगर आपकी जो भी डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग है न्यूट्रॉन की, लेट्स से वो एंगल 5 पे स्कैटर हुआ है, तो कहता है जो न्यूक्लियस है उसको इनिशियल डायरेक्शन के न्यूट्रॉन जिस तरफ से आ रहा था उसके 5 + 180 की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन इस तरफ आ रहा था यानी इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसको 5 विच इज़ दिस एंगल प्लस 180, ठीक है, इस तरफ स्कैटर होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन खुद इस तरफ स्कैटर हो गया और एम जो है यानी कैपिटल एम जो न्यूक्लियस है वो इस तरफ स्कैटर हो गया। सो इस तरह ये इनका जो फाइनल मोमेंटम है उसको कंजर्व रहेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि ये इस तरह स्कैटर्ड हो। Thus, the total effect or the center of mass coordinate system in the rotation of the particle system is of the particle system by an angle of 5। तो यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुआ क्या, सिंपली हमारे जो भी कहता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो जस्ट रोटेट हो गया बाय एन एंगल ऑफ 5। सो आप देखें कि हमारा जो भी ये आपके पास यानी अगर आप इसको इनिशियली देखें तो ये इस तरह आ रहे थे, ये कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम था, बस अब ये हुआ कि इस तरफ चले गए हैं तो ये रहा स्मॉल एम और ये रहा कैपिटल एम। तो कहता है कि बस सिंपली सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता ये है कि आपके पार्टिकल इस तरह आ रहे थे अगर, तो उनकी लाइन ये हो गई ना, अब रोटेट होके 5 एंगल से बस रोटेशन हो जाती है उनमें। तो मोमेंटम में यानी हम अगर लेबॉर्ट्री फ्रेम में देखें तो मोमेंटम इनिशियली कुछ मोमेंटम था, फाइनली उनका मोमेंटम जो है वो उसी तरह कैलकुलेट होगा, मोमेंटम वहाँ पे भी कंजर्व रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये कि आप यू डोंट हैव टू यानी वर्क ऑन मोमेंटम, आपके पास ये इस तरह भी मोमेंटम सेम है और इस तरह भी मोमेंटम जो है वो सेम होगा। तो यानी मोमेंटम आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि भाई वेलोसिटीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैसेज इस तरह होंगे कि वो ज़ाहिर है मैसेज और वेलोसिटीज़ आप इसमें एक दूसरे को एडजस्ट कर लेती हैं। तो यानी हमें डायरेक्ट लाइंस में दिख रहा है कि ये जो है बस 5 एंगल के साथ रोटेट हो गया है ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे। इन लेबॉर्ट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम द न्यूट्रॉन इज स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है जी, ये लेबॉर्ट्री में ये स्कैटर हुआ है थ्रू एन एंगल थीटा, सॉरी 5 लिख दिया, तो ये थीटा एंगल से स्कैटर हुआ है। हैज़ अ वेलोसिटी v1 एंड द न्यूक्लियस हैज़ अ वेलोसिटी v2। ठीक है जी, तो ये लेबॉर्ट्री फ्रेम में दोनों स्कैटर हुए थे। Velocity v1 of the is vector sum of the neutron velocity in center of mass coordinate system and the velocity of center of mass। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि इनिशियली ये वेलोसिटी इन दोनों की वेलोसिटी के बराबर थी, फाइनली भी एक्चुअली ये वेलोसिटी इन दोनों की वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल बराबर हैं। तो उसी तरह जो सेंटर हमारी लेबॉर्ट्री फ्रेम है उसकी जो वेलोसिटी, उसमें जो वेलोसिटी थी हमारे पास, अब ये कि ये डायरेक्टली इसकी इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी, हम अभी उसको देखते हैं। सो वो ट्रायंगल यानी यहाँ पर हम कोसाइन फार्मूला लगाएंगे ना, तो ये वो फार्मूला लिखा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि आपके पास ये है जी वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर स्कैटरिंग, ये है हमारे न्यूक्लियस की वेलोसिटी आफ्टर बिफोर कोलिजन, तो या इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये आपके पास है। और चूँकि ये वेलोसिटी जो बिफोर कोलिजन थी ये आफ्टर कोलिजन के बराबर भी है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी ये वेलोसिटी है ना, तो मतलब ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, ये इसकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी, ये इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है।
तो आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने वेलोसिटीज़ को चेंज नहीं किया। इनिशियली भी वी सी थी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, आफ्टर भी वो वी सी ही है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी कैपिटल वी भी चेंज नहीं होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये फाइनल वेलोसिटी है। इस तरफ को आया था, वो इस तरफ को स्कैटर्ड हो गया। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस ये कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। सो ये आपके पास आ गई कैपिटल वी और ये रही न्यूट्रॉन की वेलोसिटी आफ्टर स्कैटरिंग। तो ये और ये रही वी। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे और वी वन स्क्वायर इज़ वी सी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर, और वी सी और कैपिटल वी के बीच में, यानी वी सी और कैपिटल वी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, वो एंगल है जी आपके पास। अब ये इनिशियल डायरेक्शन है न्यूक्लियस के कमिंग की ना, तो ये इनिशियल डायरेक्शन और ये आपके पास फाइनल डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन के आने की, ये सेंटर ऑफ मास में। तो अब ये क्या एंगल है जी, ये वाला एंगल सेम है जो कि आपके पास, तो हमने ये एंगल निकालना है ना। हमें पता है कि अगर हम, तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और ये मेरे पास एक लाइन है इस तरह, तो ये एंगल क्या है आपके पास, फाई। तो इसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। सो अगर आपके पास ये वाला एंगल जो है वो फाई है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी फाई होगा, और जो ये एंगल है बिटवीन वी सी एंड कैपिटल वी, दिस विल बी पाई माइनस ऑफ फाई, ठीक है। सो यानी ये टोटल एंगल पाई और इसमें से ये फाई माइनस कर देंगे, तो ये एंगल आपके पास आएगा पाई माइनस फाई। सो ये आ गया पाई माइनस फाई। यहाँ से आप कॉस के का वो फॉर्मूला खोलें तो माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉस माइनस फाई आ जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ से V1 का स्क्वायर आपको लिख लें। फर्दर आप VC की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे हमने ये निकाली थी, कैपिटल V की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और ये हमने वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास V1 स्क्वायर आ गया। और इन सब में V नॉट आ रहा है ना, तो इन सब में से V नॉट को हमने निकाल देना है बाहर कॉमन, ठीक है। सब में से V नॉट निकाल दें तो ये आ जाएगा आपके पास, और V नॉट को उठा के इधर ले जाए नीचे, तो ये V1 स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर। तो ये क्या है, दोनों की वेलोसिटीज़ की रेशियो है। ये वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन है न्यूट्रॉन की लेबोरेटरी फ्रेम में। अब देखिए सेंटर ऑफ मास को हमने सिर्फ यूज़ किया है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये आ गया आपके पास वो मॉडरेटर एटम की जो रेशियो हमने फैक्टर ए लिखा था वो। कहते हैं कि सिंस ई इज़ द न्यूट्रॉन एनर्जी इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड ई डैश इज़ न्यूट्रॉन एनर्जी इन द सेम सिस्टम आफ्टर कोलिजन, सो सिंस दिस, तो बाकी सारी चीज़ें जैसे हम बाकी क्या होगा, इसका हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो हाफ एम को ज़ाहिर है हम यहाँ से अगर इग्नोर कर दें, यानी वो कांस्टेंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी है न्यूट्रॉन की उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी आफ्टर कोलिजन है और ये एनर्जी बिफोर कोलिजन है, तो ई डैश ओवर ई दिस इज़ इक्वल टू दिस। अब इस रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं, यानी ये है ई डैश ओवर ई, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन वर्सेस या डिवाइडेड बाय एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो जितनी ई डैश ओवर ई जो रेशो है ये लेस होगी, कम होगी, उतना ही ज़्यादा आपके पास जो फाइनल एनर्जी है ई डैश वो लेस होगी इनिशियल एनर्जी से। तो अब देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम स्पेशल केसेस को देखते हैं कि ये जब आपका फाई जो है वो ज़ीरो हो, यानी हम न्यूट्रॉन आया है और वो किसी भी एंगल पे स्कैटर नहीं हुआ, वो सीधा चला गया, फाई ज़ीरो है, तो यानी जिस एंगल पे न्यूट्रॉन आया उसी एंगल पे चला गया, तो यानी उसको रास्ते में कोई मॉडरेट एटम नहीं मिला और यानी उसने कोई स्कैटरिंग की ही नहीं है। तो उस केस में जब फाई ज़ीरो होगा तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, 1, तो आपके पास ये आ जाएगा। और ऊपर भी देखिए नीचे और ऊपर जो है वो सेम चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा और ई डैश इक्वल्स ई आ जाएगा। दैट इज़ हमारे पास जो इनिशियल एनर्जी थी फाइनल एनर्जी भी उतनी है और कोई स्कैटरिंग नहीं हुई और न्यूट्रॉन की एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूट्रॉन टू मॉडरेटर एटम। फॉर दी हेड ऑन कोलिजन लेट से फाई जो है, अब क्या होता है कि वो न्यूट्रॉन आता है और वो हेड ऑन कोलिजन करके इधर को वापस चला जाता है, बजाय इधर जाने के इधर चला जाता है। सो अगर 180 आता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 180 के साथ इधर माइनस आ जाएगा, तो ये a माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, और नीचे a प्लस 1 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि हम इस पूरे फैक्टर को हम अल्फ़ा कह देते हैं। तो अल्फ़ा जो है वो कहता है दिस शोज द मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम न्यूट्रॉन टू मॉडरेटर न्यूक्लियस इन सिंगल कोलिजन,
ठीक है। दस इन अ सिंगल क्लूजन मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लूजेस बाय न्यूट्रॉन इज दिस, ये जो अल्फ़ा से हमने किया है ना, यानी आप देखो कि दो ही तरीके हो सकते हैं कि सबसे मिनिमम एनर्जी जो है वो 0 पे जाएगी, सबसे मैक्सिमम 180 पे जाएगी, यानी हेड ऑन क्लूजन करके जा रहा है। और अगर बीच में कोई होता है तो ज़ाहिर है इंटरमीडिएट एनर्जी लूज़ होगी, तो यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी सिंगल क्लूजन में ट्रांसफर तब होगी जब 180 के साथ जो है वो आउट ऑफ फेज़ हो जाएगा। तो इसको हमने अल्फ़ा कह दिया। और ई डैश तो कहता है डेल्टा ई मैक्सिमम तब होगा जब ई माइनस ई डैश मिनिमम होगी आपके पास। और ई डैश मिनिमम क्या है, ये इसको हम कह रहे हैं ई डैश मिनिमम, तो इसकी जगह अल्फ़ा ई पुट कर दें तो ई इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। मैक्सिमम फैक्टर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस क्या होगा कि डेल्टा ई ओवर ई इक्वल 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। सिंस अल्फ़ा डिपेंड्स ऑन ए, the maximum loss of kinetic energy depends on the atomic mass of nucleus encountered, ठीक है। सो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस जो है सिंस अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, और अल्फ़ा किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा बेसिकली ये चीज़ है ए, और नीचे भी ए, तो ये ए पर डिपेंड कर रहा है अल्फ़ा। सो ए क्या चीज़ था, ए था जी स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम, सॉरी। सो ये मॉडरेटर एटम ए जो है उतना ज़्यादा होगा जितना मॉडरेटर एटम जो है उसका मैस ज़्यादा होगा, तो वो ए पर डिपेंड कर रहा है। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन ए इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो ए को अगर आप 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो 1 माइनस 1 इज़ 0, सो अल्फ़ा जो है 0 हो जाएगा। सो जब अल्फ़ा 0 होगा तो 1 माइनस 0, सो डेल्टा ई ओवर ई जो है वो आपके पास 1 आएगा। सो यानी जितना तो यानी इतनी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, जितना ज़्यादा अल्फ़ा ज़्यादा होगा उतना 1 में से ही चीज़ माइनस होगी, और उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है वो लॉस होगा एनर्जी में। सॉरी, इसको आप यूँ देखें कि ए जो है वो जब आपके पास ए जो है वो कैपिटल ए जो है वो 1 होगा, सो 1 माइनस 1 इज़ 0, अल्फ़ा इज़ 0, अल्फ़ा 0 है तो ये जो ई डैश है ये आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा के 0 होने पर आपके पास ई डैश जो है वो ओवर ई जो है वो 0 हो जाएगा। सो यानी ई डैश 0 का मतलब है कि फाइनल एनर्जी न्यूट्रॉन की जो है वो 0 हो गई, और उसने मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 1 क्लूजन के अंदर उसकी मतलब मैक्सिमम एनर्जी लूज़ हो गई। और ई डैश जो है इट यू नो लेफ्ट मिनिमम, हमारे पास जो एनर्जी है ना वो रह गई न्यूट्रॉन के पास। सो ई डैश विल बी मिनिमम, सो ये हमारे पास ये मिनिमम एनर्जी है, सो दिस इज़ मिनिमम एनर्जी। सो यानी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि द लेस इज़ द ए ऑफ एन एटम, यानी कि मास नंबर, और आप कह लो कि कैपिटल एम ओवर एम, तो लेस इज़ कैपिटल एम ओवर एम विच मीन्स आपके पास अच्छा यहाँ पे ए जो है वो हाइड्रोजन के केस में लिखा हुआ है, उसका फैक्टर ए यानी कैपिटल एम ओवर एम, तो मतलब आपके पास न्यूट्रॉन हाइड्रोजन टू न्यूट्रॉन जो है उसकी रेशो लिखी हुई है 1। सो दिस इज़ नॉट द मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ द वैल्यू ए। सो इट मीन्स दैट लोअर एज यानी कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम की वैल्यू जितनी लोअर होगी, इन अदर वर्ड्स कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम जो है वो जितने करीब करीब होंगे ना, वन का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम या जो भी हमारे पास न्यूक्लियस है उसका साइज़ न्यूट्रॉन के साइज़ के बराबर बराबर होगा। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन के साइज़ से बराबर है। तो जितना ये दोनों एटम करीब होंगे, तो ये बिलियर्ड बॉल वाली सिचुएशन को दोबारा जहन में लाएं कि ये वो वाली सिचुएशन बनेगी कि जब हेड ऑन क्लूजन करके एक बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाती है, दूसरी बॉल जो है उसकी वेलोसिटी लेके चली जाती है। सो ये वो वाली सिचुएशन होगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इन केस आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हुई हो प्लीज़ मुझसे जो है वो पूछें। सो हमने कहा कि ए जो है वो 1 है, सो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 0 होगा। जब अल्फ़ा 0 होगा तो हमारे पास डेल्टा ई ओवर ई मैक्सिमम होगी, यानी हमारी मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है वो होगा इस केस में। सो अल्फ़ा को मिनिमम होना है, ठीक है, इन केस यू नीड टू हैव अ मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर लार्जर वैल्यूज़ ऑफ ए अल्फ़ा कैन बी रिटन एज, सो हमने ए स्मॉलर ए 1 के लिए देखा, अब लार्जर वैल्यूज़ के लिए देख लेते हैं कि उसके लिए हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। तो हम इसको ये इस तरह का बना देते हैं ए कॉमन निकालने के बाद, और फिर इसको इस तरह लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है इसको जो है वो यहाँ पे ना वो लगा देंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये इसका स्क्वायर ही रहा, यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, और यहाँ से आपके पास जो है इस टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, 1 को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
और या इस पे भी आई थिंक बाइनॉमियल थ्योरम में लगा देंगे तो ये 2/a हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने सो इसको भी आपने खोल लेना है तो, और स्क्वायर वाली टर्म को इग्नोर कर देना है, बाकी आप इसमें जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये आपके पास आंसर आएगा। सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस इज़ दिस। ठीक है, सो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं अल्फ़ा की, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ देन 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4/a। तो therefore we see that lighter nuclei are more effective moderators than heavy nuclei and maximum loss of energy is proportional to initial energy, that is जितनी ज़्यादा आपके पास न्यूट्रॉन की इनिशियल एनर्जी होगी उतना ही मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। सो यानी ये आपके पास जो है वो आप इनिशियली एनर्जी थी डेल्टा ई जो है हमारे पास मैक्सिमम चेंज है एनर्जी का, सो दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन यू हैव स्मॉलर एज। तो यहाँ पे जैसे हमें अल्फ़ा जो है जब हमने ज़ीरो किया था तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये आई थी, और इसी तरह यहाँ से बेसिकली ए जो है वो जितना स्मॉल होगा मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, इस फॉर्मूला को अगर आप देखें सिर्फ तो 4/a में यानी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है। तो द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए द ग्रेटर इज़ द मैक्सिमम एनर्जी लॉस। सो फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 अगर हम ये वाले वैल्यू अब यहाँ पे रख के देखें, सो फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे तो ये था ना कि 1 माइनस अल्फ़ा था, कुछ चीज़ इसमें से माइनस हो रही थी, तो अगली चीज़ माइनस जो हो रही है उसको हम यानी ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें फॉर ए इज इक्वल टू 1, इसको ख़त्म कर दें हम, तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी यानी हम इस पूरे फैक्टर 1 माइनस अल्फ़ा को हमें मैक्सिमम रखना है फॉर द एनर्जी लॉस टू बी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये -1 वाली टर्म जो है अंदर से ज़ीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ भी माइनस ना हो 1 में से। तो यानी 1 जो है हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा जब ये 1 होगा। लेकिन साथ अल्फ़ा था तो अल्फ़ा ए इज़ इक्वल टू 1 के केस में अल्फ़ा ज़ीरो होगा। यहाँ पे इसको हमने दूसरी तरह लिख लिया है, अब ये 4/कैपिटल ए आ गया है, तो अब ये ए नीचे है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अब जब ए जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ए, अगर फॉर एग्जांपल ए 4 होता है तो उस केस में 4/4 1 हो जाएगा ना, लेकिन ए जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चीज़ डिवाइड हो रही है। तो हमने देखा कि ड्यूट्रॉन कार्बन ये वाले आइटम जो है वो जो स्मॉलर मैथ नंबर के हैं वो यूज़ होते हैं मोस्टली टू मॉडरेट द न्यूट्रॉन्स।